बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो जनरल नॉलेज के हवाले से, जिसके अंदर हमने कुछ कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में पढ़ना है और फिर पर्टिकुलर कुछ एब्रीविएशंस। कंप्यूटर की ओवरऑल जो जनरेशंस हैं ये 5 जनरेशंस हैं। अब ये जो कंप्यूटर की जनरेशंस हैं ये किस बुनियाद पर रखी गई हैं और क्या क्या इसमें फॉल करता है। एक्चुअल जो कंप्यूटर का साइज़ है वो भी किसके साथ डिफ़र किया है, उसकी जनरेशन के साथ डिफ़र किया है। अगर हम इसकी 5 जनरेशन्स को देखें तो सबसे पहले आप इसकी देखें कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है। इसके अंदर एक एक मेन पॉइंट मैं आपको बताता जाता हूँ। फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1940 से लेकर 1956 तक है। 1940 से लेकर 1956। फर्स्ट जनरेशन में जो चीज़ यूज़ हुई है जो आपको याद होनी चाहिए वो है वैक्यूम ट्यूब्स। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज़ हुए या फर्स्ट जनरेशन में क्या चीज़ यूज़ हुई थी, वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब है क्या चीज़ बेसिकली, जिस तरह आप बल्ब देखते हैं ना, बल्ब की तरह के ही उसी तरह के उसके अंदर फिलामेंट और उतनी ही हीट पैदा करने वाले ये डिफरेंट टाइप की ट्यूब होती थी। किसी को ट्रायोड कहा जाता था, किसी को पेंटोड कहा जाता था, किसी को टेट्रोड कहा जाता था। डिफरेंट जितने उसके वो ग्रिड्स और उसके हवाले से इसका वो होता था। तो ये बहुत से भी ज़्यादा हीट जनरेट करते थे और क्योंकि ये ज़्यादा हीट जनरेट करते थे तो लिहाजा एक सिंपल कंप्यूटर को कूल रखने के लिए एक जितना आजकल किसी बड़ी बिल्डिंग के लिए कूलिंग प्लांट लगाया जाता है उतना ही कूलिंग प्लांट किसी एक कंप्यूटर के लिए लगाया जाता था। और एक कंप्यूटर जिस कमरे में आप बैठे हैं इतने बड़े 2 से 3 हॉल कमरों के अंदर एक कंप्यूटर जो है वो आता था। उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न क्या है, वैक्यूम ट्यूब। अगर आप वैक्यूम ट्यूब को अगर प्रेजेंट दौर में किसी ने वो टीवी देखें जो इतने बड़े बड़े टीवी चलते थे, अगर आप इतने बड़े बड़े टीवी देखेंगे तो या रेडियो देखेंगे वहाँ पर भी आपको वैक्यूम ट्यूब जो है वो नज़र आएगा। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो है उसमें क्या चीज़ इस्तेमाल होती थी, वैक्यूम ट्यूब। जितनी इलेक्ट्रॉनिक की पुरानी चीज़ें जो लार्ज इन साइज़ बल्कि वेरी लार्ज इन साइज़ थी, दर हकीकत वो किस पर बेस करती थी, वैक्यूम ट्यूब्स पर। सबसे पुरानी जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती थी इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर वो आपकी वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पर एक लफ्ज़ आप रख लें जहन में, इनायक। ये दुनिया का ओल्डेस्ट जो कंप्यूटर है, ये पहला कंप्यूटर भी जिसको कहा जाता है, फर्स्ट प्रैक्टिकल जो कंप्यूटर है। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन में आया था इसको हम क्या कहते हैं, इसको इनायक कहा जाता है। ये पहला आपका कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, इसका जो एब्रीविएशन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये दुनिया का जो पहला कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है, फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्यूटर इनायक, ENIAC, जो किसके ऊपर बेस करता था, वैक्यूम ट्यूब पर। वैक्यूम ट्यूब पर बेस करने की वजह से इसका जो साइज़ था वो 2 to 3 जो रूम्स हैं इसके बराबर इसका साइज़ था। इनफैक्ट अभी जो आप कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर कहाँ पे आ गया, हमारे हाथ में ही है ना। मोबाइल भी दर हकीकत क्या है, एक कंप्यूटर है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर को इस साइज़ में लेकर आई 3 कमरों से। बेसिकली जो कंप्यूटर है ना इसमें सारे जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो इसके लॉजिक गेट्स होते हैं। तो जो कंप्यूटर जितने नंबर ऑफ गेट्स परफॉर्म कर सके, उसको एड्रेस कर सके कम टाइम के अंदर, वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। तो लिहाजा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो हमारी जो डिवाइसेस हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक गेट्स को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी भी क्या हुई, बढ़ती चली गई। एक सिंपल सी मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ, अगर आपने बिल्कुल आसान तरीके से समझना है। पुराने दौर में इंसान ने जब लिखना सीखा तो सबसे पहले हम किस चीज़ पर लिखते थे, या जानवर की खाल के ऊपर या पत्थरों के ऊपर लिखते थे। अगर किसी एक पत्थर के ऊपर आपने कोई अपनी तहरीर महफूज करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 1000 लफ्ज़ है तो कितने पत्थर आपको चाहिए थे, उस हिसाब से बड़े बड़े पत्थर।
और उसके ऊपर लिखने का टाइम भी कितना लगेगा, उसी हिसाब से ज़्यादा। फिर थोड़ी सी हमने तरक्की कर ली, हमने खालों पर लिखना शुरू कर दिया जानवरों की, तो अब टाइम भी थोड़ा कम हो गया, स्पेस भी थोड़ी क्या हो गई कम, और अल्फाज भी थोड़े ज़्यादा आने शुरू हो गए। फिर इंसान ने पत्तों के ऊपर, उसके बाद कागज़ और कलम, और अभी हम कहाँ तक पहुँच गए, कंप्यूटराइज टाइप राइटिंग के ऊपर पहुँच गए। अभी एक सिंगल पेज के ऊपर ऑलमोस्ट 700 to 800 वर्ड्स जो है वो हम टाइप कर लेते हैं, और इंतहाई कम वक्त में और पढ़े जाने वाले लफ्ज़ हम इसके ऊपर टाइप। कंप्यूटर में भी कुछ ऐसा हुआ। ये प्रोसेस क्या है, ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। तो कंप्यूटर में भी हम टाइम टू टाइम क्या करते चले गए, इंटीग्रेशन करते चले गए। कि पहले क्या थी, पहले जो हमें क्या चाहिए था, हमने गेट्स ऑपरेट करवाने थे। गेट्स को ऑपरेट करने के लिए हमने क्या रखा, पहला नंबर पे क्या यूज़ किया, वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब क्या था कि उसकी वजह से एक तो साइज़ कंप्यूटर का बड़ा हो गया, दूसरा हीट क्या हुई, ज़्यादा जनरेट होगी। उस हीट को कंट्रोल करने के लिए हमें पूरे का पूरा कूलिंग प्लांट अलग से लगाना पड़ा। तो प्रैक्टिकली जो पहले कंप्यूटर थे उसमें कोई मॉनिटर वगैरह नहीं होते थे, जैसे हम ये अभी डिस्प्ले लगा के देखते हैं, वहाँ पर कोई मॉनिटर, कोई डिस्प्ले, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। तो फिर उसका रिज़ल्ट कैसे पता चलता था, उस वक्त जब कंप्यूटर बने तो उसके रिज़ल्ट के लिए डिफरेंट पंच कार्ड आते थे। पंच कार्ड हमें आउटपुट देते थे कि कंप्यूटर ने जो अपना रिज़ल्ट हमें देना होता था वो कार्ड्स के ऊपर क्या करता था, पंच करता था, और वो पंच जब हमारे सामने आता था तो हमें पता चलता था कि जो कंप्यूटर ने क्या किया, अपना रिस्पांस उस सूरत में दे दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसके साथ क्या बना लिया, मॉनिटर बनाया। पहले वो वाले मॉनिटर बनाए CRT वाले, हमने लास्ट में पढ़ा था कैथोड रे ट्यूब वाले। फिर हम एडवांस होते होते भी कहाँ पे आ गए, LED और TFT और इस तरफ हम पहुँच चुके हैं। लेकिन हम फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया, वैक्यूम ट्यूब। जब हम चले गए सेकेंड जनरेशन, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि कंप्यूटर की अभी मौजूदा जनरेशन कितनी है, टोटल 5 है। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे। और जो आपकी सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन के अंदर क्या चीज़ यूज़ हुए थे, जो सेकंड जनरेशन है उसके अंदर ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में हमने क्या यूज़ कर लिया, ट्रांजिस्टर। जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी, अगर उसके हवाले से कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लिखना चाहें तो इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी फर्स्ट जनरेशन के लिए, वो मशीन लैंग्वेज थी। अब ये मशीन लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, कंप्यूटर की जो हमारी लैंग्वेजेस है, एक वो लैंग्वेज है जो हमें समझ आ रही होती है, एक वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ आती है। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ क्या, कौन सी समझ आती है, मशीन। एक मशीन से आगे भी है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, 1 और 0। तो 1 0 उसके दरमियान में मशीन लैंग्वेज, और उसके बाद वो लैंग्वेज जो हमें समझ आती है, जो हम इंग्लिश में लिखते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर एक दरमियानी चीज़ आ जाती है जो हमारी बात को कंप्यूटर की ज़ुबान में क्या करती है, ट्रांसलेट करती है। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट ट्रांसलेटर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं, जो हमारी बात को कंप्यूटर को समझाने में क्या करते हैं, मदद देते हैं। अब कंप्यूटर को तो नहीं पता कि हमने उसको कोई कमांड दी, हमने तो यहाँ पर अपना इंग्लिश में लफ्ज़ टाइप किया, उर्दू में लफ्ज़ लिखे है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर को बताती है कि तुमने ये चीज़ टाइप करनी है, ये फ़लाँ चीज़ ओपन करनी है, वो फिर किस दिन हम पढ़ेंगे। भी हम फिलहाल फोकस किसके ऊपर करते हैं, सिर्फ जनरेशन के ऊपर। समझ आए या ना आए, इन्फॉर्मेशन जहन में होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए कि वैक्यूम ट्यूब, दूसरी चीज़ क्या है, मशीन लैंग्वेज, तीसरी चीज़ क्या है, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम। ये क्या चीज़ थी मैं आपको बताता हूँ, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम। ये स्टोरेज है। जो पुराने दौर के कंप्यूटर थे उनमें स्टोरेज के तौर पर मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक टेप की जो आपको मिसाल आज भी याद होगी, कोई VCR किसी ने यूज़ किए थे, VCR के अंदर एक वो कैसेट लगाते थे, वो मैग्नेटिक टेप है। वो भी बहुत एडवांस शक्ल थी। उससे पहले जब आपकी जो हार्ड डिस्क होती थी ना, एक फ्रिज के साइज़ के बराबर हार्ड डिस्क होती थी, और उस हार्ड डिस्क के अंदर क्या किया जाता था, वो मैग्नेटिक टेप। अभी भी पुराने कंप्यूटर देखें तो बड़े बड़े इस किस्म के जो है ना, वो अलमारी टाइप के वो खड़े होंगे, और उसके अंदर वो मैग्नेटिक टेप्स लगी होंगी रिकॉर्डिंग के लिए। और एक टेप अगर आपको याद हो तो, अगर हम वो तो एडवांस दौर की बात कर रहे हैं, फिर भी एक टेप में कितनी मूवीज़ आती थी, एक, और वो कितनी देर की होती थी, 2 या 3 घंटे। अब अगर आप उस साइज़ में, आपका जो मोबाइल है वो 1 TB तक तो मोबाइल आपका चला गया, 1000 GB तक तो
मोबाइल, और मोबाइल में कितनी मूवीज़ आप रख सकते हैं? कम से कम आप 2000 या 3000। कितने छोटे से मेमोरी कार्ड, कितने छोटे से साइज़ में। और पहले क्या था कि इतना बड़ा साइज़, तो उसके लिए स्टोरेज को रीड करने के लिए जो हमें चीज़ चाहिए थी, तो उसको हम क्या कहते थे? मैग्नेटिक टेप। तो वो जो पुराने दौर में फर्स्ट जनरेशन में हमारे कंप्यूटर थे, वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, मशीन लैंग्वेज पे ऑपरेट होते थे, और स्टोरेज के लिए क्या चीज़ होती थी? मैग्नेटिक टेप होता था, जो उसमें मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल होता था। और उसके बाद इसका जो इनपुट था वो पंच्ड कार्ड थे। जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट और आउटपुट इसमें क्या थे? पंच्ड कार्ड। कीबोर्ड नहीं होते थे, इनपुट भी पंच कार्ड के जरिए से, और आउटपुट तो होती ही किसके ऊपर थी? पंच कार्ड। ये पंच कार्ड जो होते थे, जिस तरह आपका एटीएम कार्ड भी आप देख लेना, इस किस्म के कार्ड होते थे। और जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते थे वो हमें आउटपुट की सूरत में देता था, कार्ड के ऊपर पंच करके देता था, सुराख करके देता था। तो वो क्या थे? हमारे पंच कार्ड आउटपुट के तौर पे इसमें इस्तेमाल होते थे। स्पीड इसकी इंतहाई स्लो थी और साइज़ इसका बहुत ही बड़ा। स्पीड स्लो, अगर मैं आपको उसमें समझाऊँ ना, क्योंकि वैसे हमें समझ आया ना, पैसों में तो समझ आ जाती है ना कोई भी चीज़। 5000 रुपये, 5000 रुपये, और अगर हम लिखें जनाब, कम से कम चले लिख लेते हैं 12 रेज़ 10 पावर 9, लगाया जी 12 के साथ 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 12 अरब। 5000 और 12 अरब में कोई फ़र्क है? 5000 रुपये और 12 अरब में कोई फ़र्क है? पहले कंप्यूटर की स्पीड अगर 5000 रुपये थी, तो आज के कंप्यूटर की स्पीड 12 अरब रुपये है। तो वो जो 5000 से 12 अरब तक की स्पीड का हमने जो फासला तय किया है, वो हमने इस वैक्यूम ट्यूब से लेकर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे यहाँ तक। तो इसकी स्पीड थी दर हकीकत 5 किलो हर्ट्ज़। जो पहले कंप्यूटर्स थे उनकी स्पीड कितनी थी? 5 किलो हर्ट्ज़। जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो डिजिटल पे चल रही होती है, उसकी स्पीड हमेशा किस में होती है? हर्ट्ज़ के अंदर होती है। तो 5 किलो हर्ट्ज़। अभी भी आप कहते हैं मेरा कंप्यूटर क्या है जी? 2 गीगा हर्ट्ज़ है, 4 गीगा। अभी हम किस में, हमारे कंप्यूटर्स हैं अभी गीगा हर्ट्ज़ में चल रहे हैं। फिर गीगा हर्ट्ज़ के अंदर कोर आ गए। अगर अभी आप कभी टाइम मिले ना कंप्यूटर को समझने के लिए, सिंपल अपना क्या करें, अपने माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें और उसकी अगर आप प्रॉपर्टीज़ लेंगे तो वो आपको बताएगा जी 2.8 गीगा हर्ट्ज़। फिर है आगे कि 1 कोर है, 2 कोर हैं, 4 कोर हैं, 6 कोर हैं, 12 कोर हैं, डिपेंडिंग अपॉन कोर i7 है तो उसमें ऑलमोस्ट 8 कोर होते हैं, कोर i5 है तो उसमें 4 या 6 कोर, डिपेंड करता है फिर उसमें कितने कोर हैं। तो वो स्पीड अब गीगा हर्ट्ज़, और गीगा हर्ट्ज़ को भी हमने मल्टीप्लाई क्या कर दिया उतने कोर्स के साथ। अगर 2 गीगा हर क्वाड कोर है तो मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 उसमें आ जाएगा। तो ये किलो से चलकर हम कहाँ तक पहुँचे? गीगा तक पहुँचे। उसका रीज़न क्या था कि वैक्यूम ट्यूब को हम ऐसा ऐसा क्या करते जा रहे हैं? इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। कि जो एक वैक्यूम ट्यूब का फंक्शन था ना, उसके बदले में जब हमने क्या किया? ट्रांजिस्टर लगाया। ट्रांजिस्टर, असल में ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये है ट्राइजिस्टर। ट्राइजिस्टर या ट्राइजिस्टर 3 टांगों वाला जो ट्रांजिस्टर होते हैं, इसकी कितनी टांगे होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं और इनकी कितनी टांगे होती हैं? 3 टांगे होती हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। तो 200 से लेकर 300 ट्यूब्स, उनका फंक्शन हमने किस में डाल दिया? एक ट्रांजिस्टर में डाल दिया। तो फ़र्क क्या हुआ कि इतने बड़े टेबल के ऊपर हम पहले क्या लगा रहे थे? 200 ट्यूब्स लगा रहे थे। इसी टेबल के ऊपर अगर हमने ट्रांजिस्टर जब लगाए तो एक ट्रांजिस्टर ने कितना फंक्शन दिया हमें? 200 से 300 ट्यूब का। और ट्रांजिस्टर का जो साइज़ था वो भी ट्यूब से क्या था? कम था। और साइज़ भी कम था और हीट भी क्या जनरेट करता था वो? उससे कूलिंग रिक्वायरमेंट भी कम हो गई, प्लेस की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। तो जहाँ पर हम एक टेबल पर 300 ट्यूब लगाते थे, उधर हमने उस पर जब 300 ट्रांजिस्टर लगाए तो 300 ट्रांजिस्टर ने ज़रब 300 ट्यूब्स का काम किया, तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो गई? बढ़ गई। हम स्पीड में भी आगे आगे और साइज़ भी क्या हो गया हमारा? कम। आपने जो बात याद रखनी है, पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 तक चली। 1956 से 1963। अगर चीज़ें समझ के याद रखें ना तो उनको याद रखना थोड़ा क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। नहीं तो ये चीज़ें ज़्यादातर आप अगर याद भी हो तो काम आप लोगों का चल जाएगा, क्योंकि हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर तो कोई नहीं बनाना, हमने आपको बनाना है जज।
तो जज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको पता हो कि सेकंड जनरेशन क्या थी, 1956 से 1963 ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ हुए थे जनाब। और उसके बाद मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब हम दो लैंग्वेजेस में आ गए, मशीन लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज कौन सी है, असेंबली लैंग्वेज। ये आपको थोड़ा सा डिटेल में हम इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि जो आपका जीके का पेपर है बाज़ औक़ात उसमें क्या होता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है पूरे के पूरे कंप्यूटर के ऊपर के जनाब आप लैंग्वेजेस के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से आपको ये एक नोट लिखते हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप याद रखें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद इसमें मैग्नेटिक टेप डिस्क आ गई, मैग्नेटिक टेप डिस्क आ गई, थोड़े से हम एडवांस हो गए। ये जो मैग्नेटिक टेप डिस्क है ना, किसी ने वो ग्रामोफोन देखे पुराने दौर वाले, जिसके ऊपर क्या करते थे, अभी आपको फिल्मों में नज़र आते हैं कि एक वो पूरी प्लेट सी होती थी और वो एक ऑडियो वीडियो उसमें रिकॉर्डर में लगाते थे और उसके ऊपर जब हेड रखते थे तो वो उसमें आवाज़ आती थी। तो वो, और ये थोड़ी सी पुरानी शक्ल है फ्लॉपी डिस्क, अगर किसी ने देखी हो। फ्लॉपी डिस्क में क्या था कि उसमें पूरी वो आपकी मैग्नेटिक टेप नहीं होती थी, बल्कि मैग्नेटिक टेप डिस्क एक अंदर, उसके अंदर क्या होता था, मैग्नेटिक टेप का एक लेयर होती थी, एक चिप सी होती थी जिसके ऊपर आपका हेड उसके ऊपर मूव करता था। ये उससे थोड़ी सी क्या हो गई, अभी एडवांस शक्ल आ गई। तो इसमें मैग्नेटिक टेप डिस्क इस्तेमाल कर ली गई और इसका जो हीट भी थोड़ा सा कम हो गया और इसकी जो कंजम्पशन है वो भी थोड़ी सी कम हो गई और परफॉर्मेंस पहले वाले कंप्यूटर से थोड़ी क्या हो गई, बेहतर हो गई। तो ये हो गए जनाब इसके सेकंड जनरेशन। अब आ जाए आप किस जनरेशन की तरफ, इसकी थर्ड जनरेशन की तरफ, कि थर्ड जनरेशन में हमने क्या किया। एक्चुअल हमने करनी क्या है, इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी बड़ी चीज़ को छोटी ग्रेट में, छोटी चीज़ में बंद कर देना, पाबंद कर देना। जब हम गए इसकी थर्ड जनरेशन की तरफ 1964 से 1971, कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन है ये 1964 से लेकर 1973 तक हमारी चली और इसके अंदर हमने आईसी यूज़ कर लिए। आईसी क्या है जनाब, आईसी एब्रीवेशन है इंटीग्रेटेड सर्किट की। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, ये अगर आप में से किसी ने देखो नहीं तो नेट पे जाकर अगर आप आईसी लिखेंगे ना तो एक इतनी लंबी सी डिवाइस ब्लैक कलर की और उसकी दोनों साइडों पर टांगे लगी हुई होंगी। वो 10 पिन की भी हो सकती है, 15 पिन की भी हो सकती है, 20 पिन की भी हो सकती है। तो हमने क्या कर दिया, जो ट्रांजिस्टर था ना उसके फंक्शन को इंटीग्रेट करके एक चिप बनाई जिसको हमने क्या नाम दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम दिया। इसमें हमने 200-300 से ज़्यादा ट्रांजिस्टर का फंक्शन डाल दिया। अब देखें एक ट्रांजिस्टर कितना फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, 200-300 ट्यूब का। फिर उसके बाद एक चिप ने 200-300 ट्रांजिस्टर, तो मतलब जब हम 200-300 की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, ज़रब 300 उसकी स्पीड को। तो पिछली स्पीड के साथ ज़रब 300, फिर अगली स्पीड के साथ ज़रब 300। तो डेफिनेटली हम किधर जा रहे थे, 1000 से कहाँ पहुँचे, लाख, लाख से कहाँ पहुँचे, करोड़ों में हम पहुँच गए, क्योंकि हमारा मल्टीपल फैक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा था और हम तेज़ी से आगे की तरफ आ रहे थे। तो यहाँ पर आईसी यूज़ हुई और हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। हाई लेवल जो लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, उनका इस्तेमाल थर्ड जनरेशन में किया गया और उसके बाद मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए। तो आपको पता होना चाहिए मॉनिटर, कीबोर्ड और प्रिंटर ये कब इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये सब के सब थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन से पहले मॉनिटर का कंसेप्ट नहीं था। ये कौन से वाले मॉनिटर हैं, ये पुराने कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर हैं जो हम यूज़ करते थे, तो वो भी इंट्रोड्यूस हो गए, कीबोर्ड भी इंट्रोड्यूस हो गए और प्रिंटर। लेकिन प्रिंटर कौन से वाले थे, ये पुराने वाले डेजी चेन वाले प्रिंटर थे। अभी तक ये जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं इंकजेट या हम लेज़र जेट, ये अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए थर्ड जनरेशन के अंदर। फोर्थ जनरेशन में आ जाए जनाब, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो फोर्थ जनरेशन है ये 1971 और 1971 से अगर मैं प्रेजेंट कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्टिल ये भी चल रही है। और ये जो हम रोबोट्स वगैरह देख रहे हैं ना, रोबोट्स दर हकीकत क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन में वो रोबोट्स वगैरह आते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये मौजूदा कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं ये सारे के सारे दर हकीकत कौन सी जनरेशन है, ये फोर्थ जनरेशन ही है। क्योंकि फिफ्थ जनरेशन
सिर्फ पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ हो रही है, कॉमन यूज़ के लिए वो नहीं है। कॉमन यूज़ में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा चीज़ चल रही है वो कौन सी है, वो हमारी है फोर्थ। इसलिए अक्सर लोग इसको 4 जनरेशन में भी कहते हैं कि जी कंप्यूटर की 4 जनरेशन है, लेकिन क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स बड़े एक्टिव हो चुके हैं तो वो 5th जनरेशन आपकी काउंट होती है। 4th जनरेशन में क्या हुआ, एक तो हम आए VLSI की तरफ, VLSI और VVLSI। ये VLSI क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एब्रीवेशन भी आपको पता होना चाहिए कि VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस दौरान हमने एक और भी स्टेप गुजारा और वो क्या था, एक एब्रीवेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, MSI और LSI। MSI स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, LSI स्टैंड फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI वेरी लार्ज स्केल, और VVLSI वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें नंबर ऑफ गेट्स जो भी हम ऑपरेट करने लग गए वो 10,000 तक पहुंच गए। एक ट्यूब कितना गेट ऑपरेट करती थी, एक, और अब हम कहां पर पहुंच गए, 10,000 गेट्स हमारी एक चिप। ये जो आपका प्रोसेसर आपने कभी देखा कंप्यूटर का, वो जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है ना, वो वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की टेक्नोलॉजी पर बनाया जाता है जनाब। तो इसमें VLSI आ गया, VVLSI आ गया, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स सिंगल माइक्रोचिप में हमें क्या कर दिया, उसमें उसका फंक्शन हमने ऐड कर दिया। सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई इसके अंदर। 4th जनरेशन जो है, मेमोरी भी चेंज होगी। जो पुरानी मेमोरीज हम लगा रहे थे, कौन सी वाली पुरानी मेमोरी लगा रहे थे हम, जो कभी मैग्नेटिक टेप लगा रहे थे या कोई ऐसी वैसी चीज़ लगा रहे थे, वो ख़त्म हो गई। और सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी, अगर किसी ने रैम देखी हो या किसी ने क्या देखा हो, रोम देखा हो, हार्ड डिस्क वगैरह तो सबने मेरे ख्याल में देखी होगी। तो हार्ड डिस्क दर हकीकत क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। तो इसमें रैम भी आ गई, इसमें रोम भी आ गया। अच्छा, रैम क्या है, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। बात यह कि रैम का नाम रैम ही क्यों रखा गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी ही क्यों रखा गया। कंप्यूटर में कितनी किस्म की मेमोरी होती है, 2। एक होती है सिक्वेंशियल। कौन सी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, सिक्वेंशियल। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जी वो सिक्वेंशियल मेमोरी कौन सी यूज होती है कंप्यूटर में। तो इससे पहले जो हमने पढ़ी, कौन सी पढ़ी, मैग्नेटिक टेप पढ़ा। मैग्नेटिक टेप कौन सा है, सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल इंग्लिश का कौन सा लफ्ज है, सीक्वेंस। अगर किसी ने पुराने दौर में टेप शिप चलाए थे, यूज किए थे टेप, और अगर डायरेक्ट 10वां गाना सुनना होता था तो क्या करना पड़ता था कि पहले उसमें जो है ना वो चम्मच डाल के हम क्या करते थे, उसको फॉरवर्ड करके 10वें गाने तक ले जाते थे। क्यों, क्योंकि वो सीक्वेंस को फॉलो करता है। उसमें अगर आपने लास्ट चीज़ को प्ले करना है तो सीक्वेंस में पहले वाली चीज़ों को आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे तो उधर तक पहुंचेंगे। ये है सिक्वेंशियल मेमोरी। अब यह रैंडम एक्सेस, जहां से आपका दिल चाहे आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस करके आप किसी भी चीज़ को प्ले कर सकते हैं। तो रैम का नाम इसलिए था रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कंप्यूटर में जो डिस्प्ले आपको नज़र आता है ना सारा, वो किसकी तरफ से नज़र आता है, रैम। रैम होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर इसके हवाले से भी समझा देता हूँ, वैसे तो उसमें नहीं है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में क्या चीज़ आपने समझनी है। कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं ना, जो काम आप कंप्यूटर में सामने करते हैं सारा का सारा रैम में होता है। किस में होता है, रैम में। प्राइमरी मेमोरी यही है, इसी में सब कुछ होता है। और ये है वोल्टायर। ये है क्या, वोल्टायर। वोल्टायर का मतलब क्या है कि वोल्टेज मिलते रहेंगे, करंट मिलता रहेगा तो चीज़ को सेव रखेगा। जैसे इसका वोल्टेज का कनेक्शन ख़त्म तो आपका डाटा सारा गया। जब आप कंप्यूटर पे कोई चीज़ टाइप कर रहे होते हैं और उसको सेव नहीं करते तो क्या होता है, जैसे लाइट जाती है जो पोर्शन आपने सेव नहीं किया होता वो सारे का सारा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब दोबारा उसको आप शुरू करते हैं तो वो पोर्शन आपको जो आपने सेव नहीं किया था वो आपको क्यों, क्योंकि जो काम आप सामने कर रहे होते हैं वो सारे का सारा काम किस मेमोरी में होता है, वो सारे का सारा काम होता है रैम में। और रैम का क्या काम है, डिस्प्ले भी देना
और उस वक्त तक देना जब तक इसको क्या मिलती रहेगी, वोल्टेज। वोल्टेज मिलना बंद तो रैम का काम खत्म। तो रोम जो होता है ये होता है रीड ओनली मेमोरी। बाकी बातें भूल जाए तो ये बात याद रखनी है कि रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम की एडवांस शक्ल आई पी रोम। पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आ गया ई प्रोम। प्रोम में क्या चीज ऐड हुई, लफ्ज कौन सा ऐड हुआ, प्रोग्राम एबल। एब्रीवेशन साथ याद करते जाए। ई के साथ क्या हो गया, अरेजेबल, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी ऐसी थी जिसको अरेज नहीं किया जा सकता था। पुराने कंप्यूटर में जब एक चीज आप उसमें डाल देते थे उसकी प्रोग्रामिंग वो दोबारा चेंज नहीं होती थी। फिर उसको हमने किसके साथ रिप्लेस किया, प्रोम, प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी। फिर क्या हो गया, ई प्रोम, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी। फिर आया ई प्रोम, जिसको अरेजेबल दो बार आप क्या कर सकते थे, अरेज। फिर आ गया अल्ट्रा, जितनी बार आपका दिल चाहे आप उसको अरेज करें और जितनी बार आप उसको करना चाहें वो आप उसको कर सकते हैं। तो ये जनाब इसमें मैग्नेटिक जो आपके टेप्स वगैरह और उसके बाद रिप्लेस हो गए, पॉइंटिंग डिवाइसेस भी आ गई। इसी के अंदर जो माउस वगैरह का हमारा कंसेप्ट है, पहले माउस का कोई कंसेप्ट था नहीं, तो फोर्थ जनरेशन में पॉइंटिंग डिवाइसेस आ गई। इनपुट डिवाइसेस जो भी हम मॉडर्न दौर में यूज़ करेंगे सारी की सारी इसके अंदर आ गई। इसमें एप्पल आ गया, मैकिन्टॉश आ गया और ये सारे के सारे जो कंप्यूटर हैं वो आपके आ गए। फिफ्थ जनरेशन जो है वो आपको बताया कि वो क्या है, वो बेसिकली जो आपके मॉडर्न चल रहे हैं रोबोटिक टेक्नोलॉजी, जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो बेसिकली आपके फिफ्थ जनरेशन। और जो आपके स्मार्टफोन पर्टिकुलर जो एप्पल या इस किस्म के लेते हैं वो किस पे बेस करते हैं, वो फिफ्थ जनरेशन पे। इसमें ULSI है। फिफ्थ जनरेशन में कौन सी चीज़ चल रही है, ULSI। अभी हम अल्ट्रा वायलेट पे चले गए जनाब। इसमें हो गया आपका अल्ट्रा वायलेट जो है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो अभी नए हमारे चल रहे हैं वो है फिफ्थ जनरेशन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक्चुअली हम कर ही क्या रहे हैं, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी जो स्पीड है वो क्या होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। इसमें भी हमने टच स्क्रीन तक पहले रहे, अब टच से भी आगे चले गए। अब टच की बजाय किस पे है, वो आपके मूवमेंट को क्या करता है, सेंसर कर लेता है। मूवमेंट को सेंस करता है और उसके हवाले से जो भी एक्टिव ऑन होता है वो कर देता है। पहले हम ये कहते थे कि कंप्यूटर के अंदर सोचने और समझने की सलाहियत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हुआ कि कंप्यूटर के अंदर हमने उसके हज़ारों जो रिस्पॉन्स थे वो फीड कर दिए। अब कंप्यूटर के सामने आप कोई चीज़ करते हैं वो खुद सोचता है कि मैं इसका क्या कर सकता हूँ या बंदा ये इसके अंदर क्या करना चाहता है। तो ये भी जो आपकी फिफ्थ जनरेशन है, मौजूदा जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन जो मौजूदा दौर में स्टार्ट हुई 2000 के बाद ही फिफ्थ जनरेशन और जो रोबोट्स वगैरह उसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इसमें एब्रीवेशंस ख़ास तौर पे आपको सारी आ जानी चाहिए। कौन कौन सी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम की आ गई, प्रोम की आ गई, ई प्रोम की आ गई, ई प्रोम की आ गई, उसके बाद LSI, MSI, उसके बाद IC और VLSI, उसके बाद ULSI। ये क्या चीज़ें हैं। पहली जनरेशन में मेन क्या चीज़ यूज़ हुआ था, पहली में तो सिंपल ट्यूब्स हुए थे, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स हुए थे, तीसरे में IC और चौथे में हम कहाँ पर पहुँच गए, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और अभी फिफ्थ में कहाँ पहुँच गए, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बेसिकली हम किस चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ गेट्स। जो हम पहले ट्यूब में एक गेट ऑपरेट करते थे, अभी थाउजेंड्स ऑफ गेट हमारी एक चिप जो है वो क्या करती है, ऑपरेट करती है। जिस वजह से हमारे कंप्यूटर की स्पीड पहले कहाँ पे थी, किलोहर्ट्ज़ में थी, और अब कहाँ पे आ गई है, अब ये मेगाहर्ट्ज़ में आ गई। कल थोड़ा सा आपने पढ़ के आना है, कल हमने इसमें कौन सी चीज़ें देखनी है कि अक्सर हम जब कंप्यूटर की स्पीड की बात करते हैं तो हम किस तरह बात करते हैं कि जी मेरा जी आप मोबाइल की बात करूँ जी 1.4 क्वाड कोर है जी, 1.4 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर। और अगर मैं पूछूं कि आपके मोबाइल की मेमोरी क्या है तो आप फ़ौरन GB में कहते हैं। तो ये मेमोरी का जो यूनिट GB है इसका क्या मतलब है, और जो स्पीड का यूनिट है ये कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इधर से इतना ही काफ़ी है। जल्दी से आप इसको देखें।